दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग आज बी एच यू पी ई टी एंट्रेंस 2020 के सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक आज का लीनियर अलजेब्रा है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 आपको 30 तारीख तक मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चंस आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। ठीक है, 48 मार्क्स के। तो हमें लीनियर अलजेब्रा पे स्पेशल फोकस रखना चाहिए। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स रहे थे? लिमिट्स ऑफ मैट्रिक्स पे आया था एक क्वेश्चन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे आई थिंक 2 थे, कर्नल का बेसिस कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट के ऊपर आया था, और रैंक नलिटी थ्योरम। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रैंक नलिटी थ्योरम और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन हर साल बीएचयू में आ ही रहे हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, इस पार्ट 1 में जो क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगे उनको मैंने पहले रखा है, और जो थोड़े इजी क्वेश्चन थे उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जिनको कोई भी बंदा इजीली सॉल्व कर सकता था। अगला क्वेश्चन है, द n क्रॉस n मैट्रिक्स A सेटिस्फाइज a की पावर 4 बराबर -1.6 a स्क्वायर माइनस 0.64 i, देन फाइंड लिमिट m जब इनफाइनाइट पे जा रहा हो a की पावर m की लिमिट निकालनी है अपन को। तो यार ये क्वेश्चन है बड़ा अजीब सा, देखने में अजीब सा लग रहा है, बड़ा मज़ेदार है। लेकिन देखो क्या करना है कि एक ये आपको रिलेशन दिया है, फिर उससे जो a की पावर m निकालने की कोशिश करना, फिर उसकी लिमिट निकालना। ठीक है, तो a की पावर m जब भी अपन को निकालनी होती है ना, तो क्या ट्रिक होती है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे का, ये होता है कि देखना, अगर आपको मैट्रिक्स a मिल गई तो आप जब उसको 2-3 बार मल्टीप्लाई करा के देखोगे ना, तो आपको एक क्या कहते हैं, जनरल मैट्रिक्स मिल जाएगी कि इस मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होने वाला है, मतलब कुछ उसमें पावर लगेंगी, ये आएगा ऐसा, आप करके कुछ एक जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स निकाल लोगे, वही हो जाती a की पावर m। तो अपना पहला टारगेट क्या है कि इस रिलेशन से अपन मैट्रिक्स a निकालें। समझना, अपना पहला टारगेट है इस मैट्रिक्स से अपन मैट्रिक्स a को निकाल लें, फिर उसको 2-3 बार मल्टीप्लाई करा के देखेंगे, उससे अपन को a की पावर m का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली a की पावर m होगी क्या। फिर लिमिट करने में तो कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, तो अपन वही करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, देखो a की पावर 4 आपको दिया -1.6 a स्क्वायर बराबर 0.64 a स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या करा, इनको लेफ्ट साइड में ले आया, तो ये आ गया a की पावर 4 प्लस 1.6 a स्क्वायर प्लस 0.64 a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लाएंगे तो बराबर 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बराबर 0 लगा हुआ है। ठीक है, अब देखना, इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बननी है। देखना, a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ताकि पावर 4 है ना मैट्रिक्स में, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.8 इंटू ए स्क्वायर, और आइडेंटिटी लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा ना, 0.8 का स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि आइडेंटिटी को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करा दो आइडेंटिटी है। तो 0.8 स्क्वायर आइडेंटिटी, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसको ए मान लिया, इस पूरे को बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस 0.8 आई, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर है इसीलिए ये आया है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू आई का होल स्क्वायर बराबर हो गया 0 के। ठीक है, अब ये 0 के बराबर है, तो सीधी बात है अंदर वाली बेस को 0 के बराबर होना पड़ेगा, तो वही कर दिया अपन ने, ए स्क्वायर प्लस 0.8 आई बराबर 0 के। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले आया, तो क्या हो गया, ए बराबर माइनस आता है इधर, ए बराबर माइनस 0.8 आई आता, और जैसे ही स्क्वायर खोलता, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट लगाता, तो माइनस 0.8 आई का क्या हो जाता, रूट 0.8 और -1 का आ जाता आयोटा। ठीक है, आइडेंटिटी ये चली रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, और प्लस माइनस साइन आपको क्लियर हो गया हो, क्योंकि स्क्वायर को जब आप ट्रांसफर करते हो तो यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ता है। ठीक है, अब अपन को पता है कि 0.8 एक ऐसा नंबर है, कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, वो एक पॉजिटिव नंबर है, और 0.8 एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में आ रहा है। अभी मैं 0.8 की बात कर रहा हूँ, तो सीधी बात है उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में ही होने वाला है। इसको बना लो इक्वेशन 1, यही पूरे कॉन्सेप्ट का है, पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अब देखना आगे क्या करना है अपन को। अब मैंने क्या करा कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एक नोटेशन बना ली। आप चाहो तो 0.8 बार बार लिखोगे तो वो आपको दिक्कत ही करेगा, है ना, टाइम भी लगेगा।
तो अपन ने इसको के मान लिया। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस के आई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इस स्केलर का आइडेंटिटी में करा दिया मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 होता है वहाँ पे ये आ जाएगा, बाकी जगह तो 0 ही रहता है। तो प्लस माइनस के आई और प्लस माइनस के आई ऐसे आ गया, और ये तो एंट्री 0 रहती हैं। अब आप देखना, जब आप इसको 2-3 बार मल्टीप्लाई करा के देखोगे ना, जैसे ए इंटू ए करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, और फिर ऐसे ही इधर आ जाएगा माइनस का के स्क्वायर, और ये प्लस माइनस अभी क्यों लगाए वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो इधर आ जाएगा के स्क्वायर आई स्क्वायर 0, और ये हो जाएगा के स्क्वायर आई स्क्वायर। कहने का मतलब जनरल टर्म क्या हो जाएगा, जितनी पावर आप एम करोगे के ऊपर पावर उतनी आ जाएगी, और आयोटा की भी पावर उतनी ही हो जाएगी। ठीक है, और जितनी पावर आप यहाँ पे करोगे मैट्रिक्स की, जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे के की भी पावर उतनी हो जाएगी, आयोटा की पावर उतनी हो जाएगी। अब देखना, अगर आप स्टार्टिंग में प्लस का रूट लेके चलते तो जो आयोटा की पावर होगी उसके हिसाब से यहाँ पे साइन और आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस का साइन लोगे तो आयोटा की पावर जो रहेगी उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके साइन आ जाएगा। तो आप चाहो तो ये प्लस माइनस 1 को अलग से प्लस माइनस 1 स्केलर की तरह ले लेना, तो बाहर भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ए की पावर एम को अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस के की पावर एम आई की पावर एम 1001 प्लस माइनस में अपन के दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं ना, एक बार जब प्लस वाला रूट लेंगे ए का और एक बार जब माइनस वाला लेंगे, इसीलिए ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब मैंने ये जब स्केलर कॉमन लिया तो अंदर तो बच गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अंदर क्या बचेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से आई लिख दिया मैंने। तो ए की पावर एम बराबर क्या आ गया, के की पावर एम आई की पावर एम और आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया था के अपन ने क्या माना है, 0.8 को माना था, अंडर रूट 0.8 को माना था अपन ने। ठीक है, और ये भी बताया था कि ये 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा, अंडर रूट 0.8। और अपन ने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर आपको याद हो, सीक्वेंस और सीरीज में क्या, जब मुझे अभी लिमिट ही तो फाइंड करनी है, जब लिमिट करोगे इनफाइनाइट पे आर की पावर एन की, जहाँ पर आर एक ऐसा नंबर है जो कि -1 से लेकर 1 के बीच में आता है। मॉड्यूलस लिखने का तो मतलब यही है ना कि आर एक ऐसा नंबर है जो -1 से लेकर 1 के बीच में आता है, तब उस नंबर की जो लिमिट होती है क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सीधी बात है, के एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में है, के यही तो माना अपन, और ये 0 से लेकर 1 के बीच में है। तो जब आप लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट ए की पावर m करोगे तो लिमिट यहाँ पर भी आएगी क्योंकि इसके बराबर है। तो k की पावर m आयोटा की पावर m और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इस नंबर की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 0। और क्या करना, आयोटा की पावर m मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, इसको एक सी मैट्रिक्स मान लेना। क्यों, देखना ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी है और ये स्केलर है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल मैंने इसको एक सी मैट्रिक्स मान लिया। तो एक 0 नंबर, 0 क्या हो गया, अब स्केलर हो गया, और ये सी क्या होगी, एक मैट्रिक्स हो गई। तो इसीलिए जो एल आई आपकी क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, और यही लिमिट पूछ रहा था। ठीक है, तो अपना ऑप्शन आई थिंक ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक लगी और मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में R3 to R3 बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, कैसे डिफाइन कर रहा है, टी ऑफ x1 x2 x3। ठीक है, और ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे दी है x1 + 3x2 + 2x3, कॉमा 3x1 + 4x2 + x3, कॉमा 2x1 + x2 - x3। ठीक है, देन द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वायर इज। अब देखना, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस क्या हो जाता है, रैंक हो जाती है गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टी की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर पूछ रहा है, तो अपन क्या जल्दी जल्दी में पढ़ लें कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस निकालना है बस, तो रैंक निकालने लग जाए। टी मैट्रिक्स जो निकाल लेंगे ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से जो मैट्रिक्स आ जाएगी उसका टी का रैंक निकाल के आ जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, टी स्क्वायर की पूछ रहा है, तो टी स्क्वायर का निकालने में कुछ दिक्कत नहीं है। टी की जो इस ट्रांसफॉर्मेशन टी की जो आप मैट्रिक्स निकालोगे ना, उसको ही 2 बार मल्टीप्लाई करा देना। मतलब कहने का मतलब क्या है, टी ट्रांसफॉर्मेशन को आप 2 बार जब ऑपरेट करा दोगे तो जो मैट्रिक्स ए स्क्वायर निकलेगी ना, उसकी जो रैंक होगी वो हो जाएगी डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर। अब देखना इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, टपल्स के फॉर्म में, तो अपन बेसिस अपन को याद होना चाहिए बेसिस कैसा होता है, तो अपन को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं।
ये ट्रांसफॉर्मेशन दे दी। बेसिस अपन को ये भी पता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होती है, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ ये जिस ऑर्डर में लिखी जाती है उसी ऑर्डर में अपन को सॉल्व करना होता है, इसीलिए इनको ऑर्डर्ड बेसिस भी कहा जाता है। मतलब पहले 1 0 0 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर 0 1 0 के लिए सॉल्व करेंगे और फिर 0 0 1 के लिए सॉल्व करेंगे। अगर इनमें से आपने ना कोई भी ऑर्डर ऊपर नीचे कर देते हो तो ये जो कॉलम बनेंगे ना ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो फिर मैट्रिक्स बदल जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखें, ये ऑर्डर्ड बेसिस होती हैं, इसीलिए इनको अपन इस ही रूप में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो जगह t एट 1 0 0 पूछ रहा है तो कुछ नहीं है, जहाँ x1 है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे और x2 x3 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें। तो ये दोनों तो 0 हैं, तो बचा क्या 1, तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये दोनों 0 है और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। और 2 इंटू 1 और ये दोनों तो 0 है तो 2 आ गया। ऐसे ही t जब दूसरे वेक्टर पे लगाएंगे 0 1 0 पर लगाएंगे तो क्या देखना x1 और x3 0 है और x2 बराबर 1 है, तो ये 0 और 3 इंटू 1 3 हो गया, ठीक है। ये 0 है और 4 इंटू 1 क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये वाला 0 है, ये वाला 0 है और 1 है तो ये 1 आ गया, ठीक है। अगला है t 0 0 1 है तो x1 और x2 0 है और x3 बराबर 1 है, मतलब ये 0 है, ये 1 है x3, तो 2 इंटू 1 तो आ गया 2, ठीक है। ये 0 है और ये 1 ही है तो ये सीधे 1 आ गया, ठीक है। ये 0 है और यहाँ पे माइनस का साइन है तो -1 हो जाएगा इधर, तो ये -1 आ गया। अब क्या करेंगे, जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, जब अपन को ट्रांसफॉर्मेशन दी रहती है तो हम दूसरे का बेसिस देखते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी है। तो यहाँ पे भी R3 है तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, बेसिस सेम ही चलने वाला है 1 0 0 वाला, ठीक है। तो बस वही कर लिया, 1 3 2 को अपन ने एक्सप्रेस कर दिया तो ये आ गया 1 3 2, ठीक है। और ये स्केलर्स लिख लिए मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 1 और ये 1 0 0 और 3 0 1 0 प्लस 2 0 0 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो अपना स्केलर्स आ गए बाहर और ऐसी 3 4 1 के लिए लिख जाएगा। और अपन को पता है जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ये जो स्केलर अपन लेते हैं उनको क्या लिख देते हैं, कॉलम वाइज लिख देते हैं। तो फर्स्ट इमेज के लिए फर्स्ट कॉलम बनेगा, ये देखो 1 3 2 ये लिख दिए 1 3 2, ठीक है। सेकंड वेक्टर के लिए कौन से स्केलर आए थे 3 4 1, तो उनको सेकंड कॉलम में लिख दिया 3 4 1, ठीक है। और थर्ड वेक्टर के लिए क्या आए थे अपने 2 1 -1, तो 2 1 -1 अपन से पूछा है टी स्क्वायर, तो पहले अपन को टी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स आया है इसको दोबारा मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई यही हो गया 1 3 2 3 4 1 2 1 -1 का मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स से मैंने दोबारा करा दिया। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराने के बाद ये अपनी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। अब ये जो मैट्रिक्स आ जाएगी कुछ नहीं करना है, इसका रैंक निकाल लेना, वो हो जाएगा रेंज स्पेस का डायमेंशन किसका, टी स्क्वायर वाली ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखना थोड़ा ऑब्जर्व करना तो इजीली हो जाएगा। अगर मैं 17 में से 4 घटा दूं तो 3 आएगा, 26 में से 7 घटा दूं तो 9 आएगा और 9 में से 3 घटा दूंगा तो 6 आएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस करने पर जो अपनी रो बनेगी वो इसके बराबर है। तो मैंने क्या कर दिया R3 में ही चेंज करा प्लस R1 माइनस R2 कर दिया, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा R1 में से जब R2 को घटाओगे तो ये देखना माइनस का 3 आएगा, R1 में से R2 को घटाओगे तो ये क्या आ गया माइनस का 3, और ऐसे करोगे इधर माइनस का 9 और ये आ जाएगा माइनस का 6। तो वो वाली जो रो बनेगी उसको मैंने क्या इनसे जोड़ दिया, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा ये वाली रो पूरी क्या हो जाएगी R3 0 हो जाएगी, तो ये 0 0 0 हो गया। और ये तो मतलब आप कैलकुलेट भी करोगे आगे तो मतलब रिड्यूस होगा नहीं, नॉन जीरो एक एलिमेंट इसमें मिल ही जाएगा। तो देखना कि इसकी नलिटी तो होगी 1, ठीक है। और रैंक कितनी होगी नॉन जीरो रोज या फिर नॉन जीरो रोज कितनी आ गई 2 आ गई, तो इसकी रैंक कितनी हो गई 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखना ये क्वेश्चन नंबर 26 और ये मतलब क्वेश्चन की सीरीज है ये, मतलब कंडीशन सारी सेम है, उस क्वेश्चन चेंज होगा। देखो क्या है, वी वेक्टर स्पेस ये मैट्रिक्स का, ठीक है। कौन सी 2x2 मैट्रिक्स, फील्ड क्या है रियल नंबर का है, बी वेक्टर स्पेस एम आपको ये मैट्रिक्स दे दी 1 2 0 3, ओके। टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी से लेकर वी पे, इसीलिए क्या हो गया लीनियर मैप हो गया। सच दैट टी को आप ए पे ऑपरेट कराओगे तो क्या होगा ए एम माइनस एम ए के, देन नलिटी ऑफ टी इज व्हाट, ओके। तो आपको पता है कि अगर आपको कोई ऑपरेटर दिया रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन दी रहती है, तो आप क्या करते हो उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हो और मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वही
इसकी रैंक कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन टी की, और जो मैट्रिक्स की नलिटी होती है वही नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी हो जाती है। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है इसका। अब क्या होता है देखना, एम तो आपको दिया हुआ है, ए में क्या पुट करोगे। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को, तो आपको पता है वेक्टर में आप क्या पुट करते हो, बेसिस को पुट करते हो, है ना, तभी तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हो। तो अब ये जब मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस है तो ए, देखो वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए है, तो मतलब ए की जगह पे आपको क्या रखनी है, बेसिस रखनी है। ए की जगह पे आपको क्या रखनी होगी, बेसिस रखनी होगी। एम की वैल्यू आपको दी है, ए की वैल्यू आपको समझ में आ गई क्या क्या होंगी, तो बस इनको सॉल्व करना है और जो इमेजेस आएंगी उनका फिर कोऑर्डिनेट निकाल लेना और कॉलम वाइज लिख दोगे सबको, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो करते हैं, ठीक है। अब देखा ये था 26 नंबर का क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल कंडीशन सेम है, और देखना थोड़ा सा चेंज है। तो ये था 26 नंबर का। अब देखना 98 पे आया अगला क्वेश्चन। देखो सेम कंडीशन है पूरी, m2 ओवर r, m भी वही दिया है, ठीक है, TA दिया am माइनस m है। अब इसमें रैंक पूछ रहा है, पहले नलिटी पूछी और रैंक। अब किसी बेचारे ने इसको सॉल्व करा होगा, फिर देखता 98 पे ही आया तो अपनी कैलकुलेशन पलट रहा होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो मैट्रिक्स आपको दिए एम ये, ठीक है, ए आपको 2x2 वाला वेक्टर स्पेस है, टी आपको दिए ए एम माइनस एम है, ओके। अब बेसिस तो आपको क्लियर होंगी, बेसिस मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। टी ट्रांसफॉर्मेशन को अब ए की वैल्यू जब आप ये मान रहे हो क्या 1 0 0 0 तो देखो क्या लिखा है, ए एम माइनस एम है, तो ए ये लिख दिया, एम ये लिख दिया, ठीक है, माइनस एम और ए ये लिखा गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये वाली मैट्रिक्स आ गई। माइनस का साइन है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 2 0 0, ठीक है। तो ये हो गया TE1, TE1 आ गया अपना ये। तो इसको मैंने E1 नाम इसीलिए दे दिया, अभी क्या फिर वो सिंबल कन्फ्यूजन आ जाता है, तो इसीलिए इसको E1 मान लो। अब इसको दूसरा वेक्टर अपन लेते हैं, कहाँ गए, ये रहा 0 1 0 0, ठीक है, इसको मैं E2 मान के चल रहा हूँ। अब देखना ये A ये M माइनस M इंटू ए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा। इसको इसमें से घटा दोगे तो ये आएगा 0 2 0 0, तो ये TE2 नाम दे दिया इसको मैंने, इस इमेज को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, है ना, अभी देखो कितना और आगे है। अब आते हैं थर्ड वाला बेसिस। तो ये बेसिस का एलिमेंट होता है 0 1 1 0, तो ये A है, तो A इंटू एम माइनस एम इंटू ए हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 0 0 1 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगी मैट्रिक्स 2 0 3 0। माइनस का साइन है फिर घटा देना, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा -2 0 -2 0। तो और इसको मैं E3 मान लेता हूँ, TE3 हो गया। अब फोर्थ वाला रख देते हैं। बेसिस तो आपको समझ में ही आ गई होंगी, 2x2 की मैट्रिक्स का स्पेस है तो 4 डायमेंशन होगा। अब देखना T 0 0 0 1, चौथा ये रखा अपना वेक्टर, तो ये A माना है, तो ये A इंटू एम माइनस एम इंटू ए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के ये वाली मैट्रिक्स आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के ये वाली मैट्रिक्स आ गई। सब्ट्रैक्ट कर दो तो TE4, ये E4 माना है मैंने, है ना, तो TE4 बराबर आ जाएगा 0 -2 0 0। तो अभी तक अपन ने जितनी ये इमेजेस निकाली, ये जो मैट्रिक्स निकाली, उनको मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ गई, TE1 आ गई 0 2 0 0, TE2 आ गई 0 2 0 0, TE3 आ गई -2 0 -2 0, TE4 क्या आ गई 0 -2 0 0। अब देखना ये तो क्या आई हैं, अपनी इमेजेस आई हैं। अब इन इमेजेस को अपन दिखाते हैं काय में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, तब आपको क्या मिलता है, ये जो स्केलर्स का सेट मिलता है ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है ना। और इन्हीं कोऑर्डिनेट को आप जब कॉलम वाइज लिख देते हो तो पूरी मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। अब देखना ट्रिक क्या है कि जब आप इन मैट्रिसेस को स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड बेसिस में, अगर कोई अलग से बेसिस दिया गया है तब ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है,
बात समझ में आ गया क्लियर? जब स्टैंडर्ड बेसिस में, देखो ये तो स्टैंडर्ड बेसिस ही है ना, क्योंकि टी तो क्या लीनियर ऑपरेटर है, तो सीधी बात है M2 R से लेकर M2 R पे डिफाइन करा है, तो बेसिस तो वही लोगे ना, जो इसका बेसिस है वो इसका बेसिस होगा, और बेसिस जब नहीं दिया होता तो स्टैंडर्ड लेते हैं अपन, ठीक है। तो अब ये ट्रिक कब लगेगी, जब स्टैंडर्ड बेसिस में अपन के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा रहे हैं। तो जैसे ये ले ली मैंने 0 2 0 0, तो क्या होता है कि जो स्केलर आते हैं आपको, मतलब जो कोऑर्डिनेट आता है उसको लिखते कैसे लिखना, 0 2 ये हो गया और 0 0, बस यही है। मतलब मैट्रिक्स की एंट्रीज ही आपके स्केलर हैं, और लिखने का तरीका क्या है, पहली रो पे जाओ और लेफ्ट से राइट चलो, ठीक है, पहली रो पे जाओ लेफ्ट से राइट, फिर सेकंड रो पे आओ, फिर लेफ्ट से राइट, तो देखना 0 2, देखो 0 2, ठीक है, ये रो खत्म हो गई। अब फिर रो 2 में आओ और फिर लेफ्ट से राइट 0 0 0 0, क्लियर हो गया। तो जो मैंने बात बोली उसको अब समझ लेते हैं इंग्लिश में, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बढ़िया लगेगा। कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर आपको क्लियर हो गया, ये स्केलर्स इनको जब आप वेक्टर के रूप में लिख देते हो तो कोऑर्डिनेट वेक्टर, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड बेसिस पहले क्लियर कर दिया था, ये स्टैंडर्ड बेसिस आपकी इज एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की एंट्री रिटर्न फ्रॉम टॉप एंड फॉलोड लेफ्ट टू राइट रो वाइज, तो सबसे ऊपर आ गए, इसमें कौन सी, ये टॉप हो गया, और रो वाइज चलेंगे अपन, और कैसे, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन यानी कि पहले 0 2, तो 0 2 आ गया, फिर अब आएंगे 0 0, तो ये हो गया 0 0, क्लियर। तो अब अपन सीधे क्या कर देते हैं, और सिमिलरली आप इसका भी कर लेना, इसका भी कर लेना, इसका भी कर लेना, ठीक है। तो अपन अब सीधे मैट्रिक्स बना देते हैं। पहला क्या है देखना, 0 2 0, देखो 0 2 2 बार 0, तो अब देखना वही मैं करने वाला हूँ, कहाँ गया, ये आ गया 0 2 0 0, ठीक है। ये कौन से क्या आ गया करस्पॉन्डिंग, TE2 के करस्पॉन्डिंग आया है। और अब देखो TE3 क्या है, 0 2 0 0, तो बस ऐसे ही लिखना है 0 2 0 0, अब देखना वही आएगा 0 2 0 0, क्लियर, 0 2 0 0 आ गया। अब देखना TE3 अपना क्या है, देखो TE3 अपना दिया है -2 0 -2 0, तो कैसे लिखोगे, -2 0 -2 0, और देखना यही आएगा -2 0 -2 0, क्लियर, ओके। सो अब देखना 0 -2 0 0, तो कैसे लिखोगे, 0 -2 0 और 0, तो देखना वही आएगा 0 -2 0 0, क्लियर हो गया। मतलब वही है मैट्रिक्स हैं, बस उसको ऐसे ऐसे करके लिख देना है, वो मैट्रिक्स सामने लिखी होगी आपके, और ऐसे ऐसे करके लिख के लिख देना है 0 -2 0 0, बस ऐसे लिख गया आपका। तो ये मैट्रिक्स ए आपको मिल गई, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगी इसको निकालने में, ठीक है। तो यार अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो देखो ये अपनी मैट्रिक्स ए आ गई। अब आप ये देखोगे कि R3 और R1 क्या है, सेम है। तो अगर R3 में से R1 को मैं घटा दूँ तो एक रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये R2 लिख दिया, इसको R1 कर लेना, करेक्ट कर लेना, ठीक है, R1 आएगा इधर। तो अब मैंने क्या कर दिया, R3 में चेंज कर दिया, तो R3 में से R1 घटा दूंगा, तो ये 0 में से गया 0, 0 में से गया ये 0, तो 0 आ गया। -2 और माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर भी 0 हो गया, और 0 में से 0 हो जाएगा तो 0 आ गया। तो ये 0 ये 0, ठीक है। और इसमें तो आपको एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाएगा, इसमें तो नॉन ज़ीरो एलिमेंट इसमें मिला, तो रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। और नलिटी देखना चाहो तो नलिटी चाहो तो देखो कौन सी रो पूरी 0 हो गई हैं, उतनी ही नलिटी हो जाती है, तो नलिटी कितनी हो गई, 2। चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, रैंक नलिटी थ्योरम 4 माइनस रैंक कर दोगे तो नलिटी तो अभी आ जाएगी, बात एक ही है। तो 2 रो कितनी हो गई, कंप्लीट 0, तो नलिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मतलब रैंक 2 हो गई और नलिटी भी क्या हो गई, 2 हो गई। अब अपने आ जाओ ऑप्शन पे देख लेते हैं, रैंक और नलिटी दोनों सेम आई हैं, 2 2 आई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर तो क्या हो गया, 2। क्या पूछी है इसमें, नलिटी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका, है ना। और क्वेश्चन नंबर 98 मतलब कितना दूर था, है ना। तो
क्वेश्चन नंबर 98, इसका भी आंसर आ गया 2। इसमें क्या पूछी थी, रैंक। तो मतलब अगर किसी ने क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करा हो तो मतलब फ्री में एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा उसको अगले वाले क्वेश्चन के लिए, अगर थोड़ा सा उसको ध्यान ना हो तो। लेट वी बराबर, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस दिया है आपको, फील्ड रियल नंबर लिया है, मैट्रिक्स आपको दे दी है 1 2 0 3, टी ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर स्पेस वी से लेकर वी, तो मतलब लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। टी ए आपको दिया ही है, टी को मैट्रिक्स ए पे ऑपरेट कराएंगे तो ए एम माइनस एम ए दिया है, अभी पढ़ चुके हैं अपन। ए बेसिस ऑफ कर्नल टी डिफाइंड एज, मतलब क्या पूछ रहा है, कर्नल टी या फिर नल स्पेस का बेसिस क्या होगा, कौन सा सेट इसमें से बेसिस है वो बताना है। अच्छा, अभी अपन ने जो उतना वो बड़ा पहाड़ जैसे क्वेश्चन सॉल्व करे अभी दो, तो उसमें अपन ने क्या देखा कि रैंक भी 2 आई थी और नलिटी भी ट्रांसफॉर्मेशन की 2 ही आई थी, ठीक है। अब अपन जानते हैं बेसिस में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही डायमेंशन हो जाता है किसका, वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो अब जितनी नलिटी होगी, अपन को पता है ना नलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस या फिर डायमेंशन ऑफ द कर्नल स्पेस, ठीक है, कर्नल टी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नलिटी अगर 2 आई है तो कर्नल टी के बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 ही आएंगे, ठीक है। नलिटी 2 यानी कि बेसिस में कितने आएंगे, 2 ही एलिमेंट आएंगे कर्नल के, ठीक है। तो अब ऑप्शन ए में क्या दे रहा है, एक ही एलिमेंट दे रहा है सेट में, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें 3 एलिमेंट दे रहा है तो ये भी गलत हो गया क्योंकि नलिटी 2 है, तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो क्या हो गए, गलत हो गए। अब आप बात करते हैं अपन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, तो देखो ये एलिमेंट तो सेम है तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट अलग हो रहा है तो इसके लिए अपन देख लेते हैं कि एक गिवन वेक्टर स्पेस में से मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है, अगर उसका कर्नल टी का अपन को बेसिस लिखना है तो अपन लिखते कैसे हैं। अब देखो कर्नल स्पेस की अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है ना तो आप आराम से कर लोगे। देखो ये मैट्रिक्स का स्पेस है तो सीधी बात है कर्नल में एलिमेंट कैसे आएंगे, मैट्रिक्स ही आएंगी, ठीक है, क्योंकि कर्नल सब स्पेस होता है किसका, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस का, और डोमेन वाला वेक्टर स्पेस क्या, मैट्रिक्स का। ये तो क्लियर है कि इसमें मैट्रिक्स ही आएंगी, ठीक है। सच दैट क्या रिलेशन निभाएंगी कि जो मैट्रिक्स हैं वो काय पे मैप होंगी, 0 पे मैप होंगी, यानी कि टी ए बराबर काय के होगा, 0 के होगा। यही तो लिखते हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी वेक्टर होती है तो टी ए बराबर काय के होगा, 0 के, और टी ए काय के बराबर ए एम माइनस एम ए के। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए एम बराबर काय के हो जाए, एम ए के हो जाए, क्लियर। अब ए एम बराबर एम ए के हो जाए तो आप ये मान लो ए कोई भी रियल मैट्रिक्स है, 2x2 की है तो ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया, ठीक है। और m बराबर 1 2 0 3 ये आपको गिवन है। अब क्या करना है, ए एम को बराबर एम ए के करना है तो मल्टीप्लाई करा दो बस, तो ए बी सी डी और ये m लिख दी मैंने 1 2 0 3, इनको मल्टीप्लाई करा के ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। और m इंटू ए करेंगे तो देखना ये m दे दिया मैंने और ये a लिख ली, इनको मल्टीप्लाई करा के ये आ गया। तो मल्टीप्लाई तो कर लोगे यार, इतना तो मैंने कर दिया अभी तक। आगे बढ़ते हैं, 2 मैट्रिक्स बराबर हैं यानी कि उनकी एंट्रीज भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो a बराबर मैंने इससे कंपेयर कर दिया a प्लस 2c से, तो a बराबर लिख दिया मैंने a प्लस 2c के, a से a कैंसिल आउट तो 2c बराबर 0, तो सीधी बात है c ही 0 होगा तब ये रिलेशन होल्ड करेगा, तो c क्या हो गया, 0 हो गया, ओके। अब देखना ये सेकंड एंट्री को इससे मैंने कंपेयर करा दिया, तो 2a प्लस 3b बराबर का क्या हो गया, b प्लस 2d के। अब इस b को जब मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो 3b माइनस b हो जाएगा, तो 3b माइनस b क्या हो जाएगा, 2b, तो ये 2b आ गया, 2a ये लिख ही गया और 2d ये आ ही गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 को कैंसिल कर दो सब तरफ से, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर d। मतलब आपको कंडीशंस मिल गई दो कि मैट्रिक्स इन रिलेशन को फॉलो करेगी, जो मैट्रिक्स इन रिलेशन को फॉलो करेगी वो कर्नल टी में आ जाएगी। तो अपन ने जनरल मैट्रिक्स ए क्या मानी थी, ए बी सी डी मानी थी, ये मानी थी ना। तो अब देखना इसमें ये वाली कंडीशन रख देते हैं, ए बी, क्योंकि देखो ए और बी के लिए तो कंडीशन कोई है नहीं, डी को ए और बी के टर्म्स में लिखा गया है ना, तो ए और बी को वैसा ही लिख दिया, ओके। सी 0 है तो सी को मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया है, और जो यहाँ पर डी आनी थी वो डी का के बराबर होगी ए प्लस बी के। तो कर्नल में इस तरह की मैट्रिक्स आएंगी जो कि इस रिलेशन को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। अब देखना कि इसमें सी को 0 लिया गया है, सी को इसमें 0 लिया गया है। अब आप ज़रा ऑप्शन को गौर से देखोगे तो आप ये पाओगे क्या कि देखो ये वाला में तो सी 0 है
ठीक है, ये वाली सी एंट्री अपनी 0 है, बट इधर सी क्या है, -1 दिया है, मतलब 0 नहीं है, तो पक्का है ये क्या हो गया, गलत हो गया, और ये अपना सही होगा। अब ये अपन देख लेते हैं क्यों, क्योंकि देखना इसमें ए और बी की कुछ आपको स्पेसिफिक वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब ये ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। तो ए और बी की वो क्या वैल्यू होंगी जिनसे अपन को ये मैट्रिक्स मिल जाए, वो देख लेते हैं। अगर मैं ए को 1 मान लूँ और बी को क्या मान लूँ, 0 मान लेता हूँ, ए को 1 मान लूँ और बी को 0 मान लूँ, तो देखना ये 1 ये 0 और ये आ गया 1 0 और ये हो गया 0, क्योंकि सी तो 0 है ही है, और डी कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ने से, तो 1 + 0 क्या दे देगा, 1 दे देगा, तो ये 1 आ गया, और जो कि कर्नल टी को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब a बराबर 1 और b बराबर क्या है, -1 है ना, तो इधर 1 ये -1 और c 0 है, तो 1 -1 0, और d इन दोनों को जोड़ने से आएगा, तो 1 + -1 यानी कि 1 - 1 ही हो गया वो, तो वो 0 आ गया। ठीक है, अब 1 - 1 0 हो गया, तो ये भी कर्नल टी में आएगा। आप इन दोनों की लीनियर इंडिपेंडेंस चेक कर लेना, ये LI ही होंगे। ठीक है, और बेसिस ऑफ कर्नल टी में आ जाएंगे 1 0 0 1 और 1 - 1 0 0। ठीक, और देखना सीधी बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, दो LI सेट का वेक्टर्स और डायमेंशन भी क्या है 2, तो पक्का है ये क्या बन जाएगा, बेसिस ही हो जाएगा। तो इसीलिए अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, अगर थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर है तो आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो। के ऊपर है, इफ A and B are two matrices of order 5x6 और 6x5 respectively, then which one of the following is true। ठीक है, देखना ये जो मैट्रिक्स दी हैं आपको दोनों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो डिटर्मिनेंट जब आप निकाल रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना, प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा ठीक है, ये 5x6 की दी है, तो ये 6x5 की दी है। अब देखो पूछ क्या कह रहा है, ए बी के बारे में पूछ रहा है, बी ए के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब ए बी का ऑर्डर पता होना चाहिए अपन को और बी ए का पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो अपन देख लेते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है अपना। ए है 5x6 और बी है 6x5, तो जब ए इंटू बी करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगी, 5x5 हो गई। ठीक है, और जब बी ए करोगे तो ये 5 और ये 5 चला जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी बन जाएगी, 6x6 की बन जाएगी, तो बी हो गई 6x6 की मैट्रिक्स और ए भी होगी 5x5 की मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है, डिटर्मिनेंट किसका, 4 इंटू ए बी का। ठीक है, तो क्या ये इसके बराबर होगा 4 की पावर 5 ए बी के। तो अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से और जब डिटर्मिनेंट होता है और उसको बाहर निकालते हैं उस डिटर्मिनेंट से, तो k की पावर n हो जाता है, जहाँ पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो ए बी का अपन ने ऑर्डर निकाल लिया, कितना है, 5 है। तो जब आप इस 4 को बाहर निकालोगे इस डिटर्मिनेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5, क्योंकि 5 क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, तो क्या आ जाएगा 4 की पावर 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। अब बाकी गलत क्यों है ये समझ लेते हैं अपन। देखिए 4 इंटू ए बी करोगे तो ये, अच्छा सॉरी ये वाला है 4 इंटू बी ए, ऑप्शन बी अपना 4 इंटू बी ए, तो वो बोल रहा है क्या ये बराबर होगा 4 की पावर 6 बी ए के। अब देखना अपन क्या करते हैं कि 4 इंटू बी ए अपन को दिए हुआ है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 4 की पावर 6 बी ए। ठीक है, और ये इसको अपन ऐसे लिख सकते थे, इसको अपन ऐसे लिख सकते थे 4 इंटू बी ए बराबर 4 की पावर 6 इंटू बी ए, लेकिन देखना क्वेश्चन में अपन को दे रहा है कि 4 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए, मतलब बी ए के डिटर्मिनेंट को भी तोड़ दिया। लेकिन अगर आपको पता हो कि देखना बी और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बी इंटू डिटर्मिनेंट बी और डिटर्मिनेंट ए में कब टूटता है, जब ये बी और ए क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। और देखना ऑलरेडी अपन को पता है कि ए 5x6 है, स्क्वायर नहीं है, बी क्या है 6x5 है, ये भी स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए ये सिर्फ क्या है, अगर यहाँ तक पूछता तो ये वैलिड होता, लेकिन ये पूछ रहा है इस वजह से वैलिड नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, 4 इंटू बी ए बराबर क्या होगा, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए के, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी देखना फिर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, क्योंकि अगर आप कॉमन ले रहे हो तो 4 की पावर 6 आता, स्केलर की पावर पे मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होता है उतनी पावर आ जाती है, लेकिन यहाँ तो 4 दे रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन डी पे। अब ऑप्शन डी में दे रहा है कि 4 ए बी का जो डिटर्मिनेंट है क्या वो 4 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो अगर ये होता ना, ये तो ऑप्शन ए ही हो गया अपना। ठीक है, लेकिन अगर आप डेट ऑफ ए बी को
तोड़ रहे हो डेट ऑफ ए और डेट ऑफ बी के प्रोडक्ट में, तो ये कब पॉसिबल है, जब ए और बी के हो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन डी भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये याद रखें कि आप अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए को तोड़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट ए में, तो बी और ए जब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होती है। तो इसीलिए अपना ऑप्शन ए ही क्या हुआ, सिर्फ करेक्ट हुआ। तो अगला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के ऊपर है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर का क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए बी सी ए सी ए बी इज। यार इस तरह के क्वेश्चन तो अपन 12th में करते थे, इजी हैं, कुछ ऐसा टफ नहीं है, फिर भी अपन समझ लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो देखो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन दी है, मतलब सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट दिया ये ए बी सी ए बी हो गया। तो आप देखना ये मतलब इसमें क्या है, सिमेट्रिक टाइप की बननी है, मतलब कॉलम भी सेम आएगा और फर्स्ट रो भी सेम आएगा। तो इसमें क्या कर लो, देखना आप क्या बना सकते हो, अभी माइनस का साइन तो कुछ कॉमन ले नहीं पाओगे, या फिर कोई एलिमेंट कॉमन ले लो। तो क्या कर दिया अपन ने, R1 R2 R3 को जोड़ दिया और चेंज का में कर दिया R1 में कर दिया, ताकि क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये तीनों ऐसे जुड़ते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी, तो ये इधर आ गया बी सी ए, तो फिर वो a प्लस बी प्लस सी लिख जाएगा, और सी ए बी को जोड़ देंगे तो ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, और बी सी ए सेकेंड रो हो गई और सी ए बी थर्ड रो हो गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, कॉलम 1 से मैंने क्या करा, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, वो सॉरी कॉलम 1 नहीं, रो 1 से मैंने a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया, तो ये बाहर आ गया, और जहाँ जहाँ से कॉमन लिया वहाँ 1 1 1 आ गया। अब इसमें ज़्यादा रो ऑपरेशन अपन को लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 1 आ गया तो ईजिली अपन सॉल्व कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो देखना a प्लस बी प्लस सी जो कॉमन लिए वो बाहर लिख दिया, ये वाला ख़त्म और ये वाला ख़त्म, बचा के ये, तो बी सी माइनस ए स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, सेकेंड कॉलम के लिए एक्सपेंड करते हैं तो बाहर माइनस का साइन आता है, तो ये माइनस का साइन आ गया, ये वाला गया ये वाला गया। अब बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस का साइन आता है माइनस ए सी, तो ये माइनस ए सी आ गया। ठीक है, अब इसके लिए अपन कर रहे हैं, तो ये वाला गया और ये वाला गया, बचा क्या ये वाला, तो बी ए, तो बी ए हो गया, और माइनस का साइन सी स्क्वायर सी इंटू सी, तो ये आ गया। अब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखना माइनस का ए स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो ये माइनस का बी स्क्वायर लिख दिया मैंने, और 1 इंटू ये तो माइनस का सी स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, बी सी ये लिखा है तो बी सी ये आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का ए सी ये आ गया। ठीक है, और 1 इंटू बी ए था तो उसको मैंने ए बी लिख दिया। अच्छा, अब गिवन में क्या था अपन को क्वेश्चन में, कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ये इसके बराबर है किसके, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी के, ये गिवन है ना अपन को। तो मतलब अगर इधर इसको इधर ले आएंगे तो ये टोटल ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 0, मतलब किसी भी एक को आप ट्रांसफर करा दो तो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल ही हैं, ये वाला इतना पार्ट और ये वाला पार्ट, और इधर माइनस का साइन लगा है पूरे पे, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इतना पार्ट हो गया 0, और a प्लस बी प्लस सी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, डिटर्मिनेंट की आपको प्रॉपर्टीज क्लियर है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड किसी भी सजेशन के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोस का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें एक बार। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और हमें सपोर्ट करते रहें।